हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 इतिहास के अध्याय 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इसका काल निर्धारण क्या था और इसके प्रमुख स्थल कौन से थे। हम हड़प्पा सभ्यता को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जो कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। हड़प्पा सभ्यता का परिचय जानेंगे पहले। क्या हड़प्पा सभ्यता का परिचय क्या है? हड़प्पा सभ्यता का परिचय कुछ इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सैनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है ना, वो 1921 में दयाराम सैनी ने की थी। अब आगे हम बढ़ते हुए ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो वो है हड़प्पाई मोहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई मोहर से आप क्या समझते हो। हड़प्पा सभ्यता की मोहर के बारे में हम विशेष रूप से जानकारी ग्रहण करने वाले हैं कि हड़प्पाई मोहर क्या थी, हड़प्पाई मोहर पर किस पत्थर से बनी हुई थी और इन पर क्या लिखा हुआ था। तो हड़प्पाई मोहर कुछ इस प्रकार है। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो पुरा वस्तु है ना, वो मोहरें थी। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो पुरा वस्तुएं है ना, वो हड़प्पाई मोहर थी। ये सेल खाड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनाई गई थी। ये है ना, ये सेल खाड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनाई गई थी। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह अंकित है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहरों, आवासों, मृत भांडों और औजारों जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। आगे हम ये देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता है ना, उसको ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आप कंफ्यूज मत हो जाना क्वेश्चन पेपर देख के कि हड़प्पा सभ्यता अलग है, सिंधु घाटी सभ्यता अलग है। बस इनके नाम अलग है लेकिन सभ्यता एक ही है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार हम आगे का अध्याय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृति शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि संस्कृत शब्द का अर्थ पुरातात्विक संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और जो सामान्यतः एक साथ पाए जाते हैं और जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जो एक निश्चित कालखंड समय अवधि से जुड़े होते हैं। इसी अब आगे बढ़ते हुए हम हड़प्पा का नामकरण जानते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा का नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा नामक स्थान जहाँ ये सभ्यता पहली बार खोजी गई थी, उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश नगर सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है, जो कि हम ऊपर भी जान चुके हैं। आगे का टॉपिक देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसका आंसर होगा, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी। ये इलाका उपजाऊ था, इसलिए हड़प्पावासी खेती किया करते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आगे के अध्यायों की जानकारी आप चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आगे की जो जानकारी ना आपको वो सबसे पहले मिल जाए। आगे इसी प्रकार हम देखेंगे आगे का टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत कुछ इस प्रकार हैं। पहला है आवास यानी घर, दूसरा मृत भांड मिट्टी के बर्तन, तीसरा आभूषण, चौथा है औजार, पांचवा है मोहरें, छठा है इमारतें और सातवां है खुदाई से मिले सिक्के। कुछ इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इनको नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं हम, चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं, तो आप इसका आंसर बिल्कुल इजी दे सकते हैं कि चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए न्यू टॉपिक देखते हैं। तो न्यू टॉपिक कुछ इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है और शेष स्थल भारत में स्थित है। और वो दोनों स्थलों को हम बिल्कुल आसान तरीके से देखते हैं। पहला है नागेश्वर।
जो कि गुजरात में है। दूसरा है बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है। तीसरा है चनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान में है। चौथा है कोट दीजी जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और पांचवा है धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। छठा है लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। सातवां है कालीबंगन जो कि राजस्थान में स्थित है। और आठवां है बनावली जो कि हरियाणा में स्थित है। और नौवां है राखीगढ़ी। आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि निर्वाह के तरीके क्या हैं। निर्वाह के तरीके कुछ इस प्रकार हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने मुख्य रूप से कहां से मिले? गुजरात से। बाजरे के दाने मुख्य रूप से गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मात्रा में मिले हैं। ऐसे ही कालीबंगन राजस्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो आप कालीबंगन राजस्थान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए पाए गए थे जो कि हल्के प्रतिरूप थे। पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है। इस खेत में हल्की रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। धोलावीरा गुजरात से जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा गुजरात से जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन जलाशयों का उपयोग संभव कृषि के लिए पानी संग्रह करने में किया जाता था। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती हैं वो किस प्रकार थी। तो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कुछ इस प्रकार थी। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, जबकि दूसरा भाग बड़ा लेकिन नीचे स्थित होता था। पुरातत्वविदों ने इन्हें दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की जो संरचना है ना वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था, जिससे ये निचले शहर से अलग दिखाई देता था। आगे बढ़ते हैं निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। इसके अतिरिक्त कई भवन ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए थे जो कि नींव का कार्य करते थे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली पर प्रकाश डालिए या हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली को समझाइए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है वो कुछ इस प्रकार है। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पत्ती में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों और गलियों का निर्माण किया गया था तथा बाद में उनके किनारे गंदा पानी गलियों की नालियों में जाता था, इसलिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से जुड़ी होती थी। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली है। ये 3 नंबर में जरूर पूछी जाती है। आगे देखते हैं हम आगे का टॉपिक गिरा स्थापत्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर में हर बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का गिरा स्थापत्य पर प्रकाश डालिए या हड़प्पा सभ्यता का गिरा स्थापत्य को समझाइए। तो हड़प्पा सभ्यता का जो गिरा स्थापत्य है वो कुछ इस प्रकार है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अधिकांश घर एक आंगन के चारों ओर बने होते थे। ठीक है, आंगन का जो प्रयोग है ना आंगन का जो उपयोग है ना वो खाना पकाने, कटाई तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए किया जाता था। घरों में लोगों की एकांतता का विशेष ध्यान रखा जाता था। भूमितल दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से घर के अंदर या आंगन का सीधा दृश्य नहीं दिखाई देता था। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श वाला स्नान घर होता था। स्नान घर की नालियां दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। ओके, कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कई घरों में कुएं भी पाए गए हैं। अधिकांश कुएं ऐसे स्थान पर बनाए गए थे जहां बाहर से आने वाले लोग भी उनका उपयोग कर सकें। विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो से कुल 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का गिरा स्थापत्य कुछ इस प्रकार है जो कि आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके में हड़प्पा सभ्यता का गिरा स्थापत्य मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया है। आप इसको नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे का टॉपिक बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो को आप जल्दी से जल्द देख सकें, इसके लिए आप
बेल आइकन को क्लिक। इसी प्रकार हम आगे का टॉपिक देखते हैं जो कि विशाल स्नानागार है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर एक महत्वपूर्ण स्नानघर था। इसका भी बहुत तरीके से क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर को समझाइए। तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर कुछ इस प्रकार है। विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय था। ये चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ था। जलाशय तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। किनारों पर ईंटों और जिप्सम के गारे से इसे जलरोधक बनाया गया था। किनारों पर ईंटों और जिप्सम के गारे का प्रयोग करके इसे जलरोधक बनाया गया था। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। एक कमरे में एक बड़ा कुआं स्थित था। स्नानागार का पानी एक बड़े नाले में बाहर निकलता था। उत्तर दिशा में एक गली के दूसरी ओर 8 स्नानघर बने हुए थे जो कि छोटे साइज के थे। ओके, एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने हुए थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियां मुख्य नाले में जुड़ी हुई थी। ओके, कुछ इस प्रकार आपका ये टॉपिक समाप्त होता है जो कि विशाल स्नानागार पर था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझाया गया है। विशाल स्नानागार आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझा दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो को सुन भी लिया तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं जो कि विलासिता का अर्थ क्या है। विलासिता का अर्थ क्या होता है? जो चीजें केवल आराम और शौक के लिए उपयोग होती हैं उन्हें विलासिता कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सोना और चांदी के आभूषण, हाथी दांत से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियां, कंघी आदि। ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लेख में मेसोपोटामिया को नाविकों का देश कहा गया है। ओके, सिंधु सभ्यता के लेख में मेसोपोटामिया को नाविकों का देश कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कुछ इस प्रकार है। पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं, तीसरा है भूकंप, चौथा है अकाल पड़ना, पांचवा है महामारी, छठा है बाह्य आक्रमण, सातवां है वनों की कटाई, नदियों का सूखना और आठवां है नदियों का मार्ग बदल जाना या बार बार बाढ़ आना। अब तक हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफी हद तक जान चुके हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला को लेकर है। शिल्प कला का अर्थ है हाथों से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प कला में बहुत कुशल थे। वे शंख की कटाई, धातुओं से वस्तुएं बनाना, मोहरे बनाना और बाट जो कि वजन मापने के उपकरण तैयार करना जानते थे। ओके, चनूदड़ो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। चनूदड़ो है ना, वो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। आगे का टॉपिक जानते हैं हम जो कि हड़प्पाई लिपि को लेकर है। हड़प्पाई लिपि की विशेषता को लेकर है जो कि इस प्रकार है। ये लिपि जो है ना दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि है ना वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये एक चित्रात्मक लिपि थी। इसमें लगभग 375 से 400 चिन्ह थे। इस लिपि को आज तक कोई पढ़ या समझ नहीं पाया है। ये एक रहस्यमय लिपि मानी जाती है। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है क्योंकि इसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकती है। आगे बढ़ते हैं हम जो कि मोहनजोदड़ो को लेकर है। मोहनजोदड़ो की खोज को लेकर टॉपिक है। मोहनजोदड़ो की खोज है ना वर्ष 1922 में की गई थी। भाई मोहनजोदड़ो की जो खोज है ना वो सन 1922 में की गई थी। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला।